बात बिहार की, जहां सियासत फिर उसी चौराहे पर खड़ी है जहां जनता उम्मीद लेकर आती है और लौटती है धोखे के साथ। बिहार में पहले फेज की वोटिंग 4 दिन बाद होनी है। ऐसे में मोकामा हत्याकांड ने कई समीकरण बना दिए हैं और बिगाड़ दिए हैं। बीती रात मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह गिरफ्तार हुए। मोकामा में दुलाचंद यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने आधी रात को बाहुबली और जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल में भेज दिया गया है। लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ एक शख्स की नहीं है, ये उस सोच की गिरफ्तारी है जो राजनीति को अपराध से जोड़ती है। हर चुनाव से पहले वादा होता है अब बदलेगा बिहार, पर हर बार वही चेहरे, वही चालें और वही डर लौट आते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह गिरफ्तारी सच में न्याय की है या चुनावी टाइमिंग का यह चमत्कार है। सवाल यह है कि बिहार अपराध से लड़ेगा या अपराधियों को चुनेगा। जिस कट्टे बंदूक ने बिहार के माथे पर कलंक लगाया है, उसी कट्टे वाले शब्द का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री मोदी ने आरा में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवारी पर सवाल खड़े किए। बिहार आखिर अपनी किस विरासत पर गर्व करे, उस विरासत पर जिसने पिछले 30-40 वर्षों में बिहार को अंधेरे में ढकेल दिया, या उस भविष्य पर जहां नेता चुनाव जीतने के लिए बाहुबली का सहारा ले रहे हैं। बिहार की राजनीति में कुछ नाम मिटते नहीं, बस गिरफ्तार होकर नए किस्से बन जाते हैं। बीती रात मोकामा से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई और सुबह बिहार ने फिर वही सवाल पूछा कि क्या बिहार की सियासत अब भी सर झुकाकर अपराध के आगे खड़ी है। मोकामा में 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव की हत्या ने बिहार के चुनावी माहौल को बदल दिया। बाहुबली अनंत सिंह का नाम फिर गूंजने लगा। हत्या के आरोप में पुलिस को आखिरकार बीती रात अनंत सिंह को गिरफ्तार करना पड़ा। इसमें जो हत्या के मामले हैं, इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। अन्य लोगों पर रेड छापामारी चल रहा है। इसमें अनंत सिंह जो हैं, जो उनकी गिरफ्तारी की गई है और इनके साथ में 2 अन्य साथी उनकी गिरफ्तारी की गई है। किस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, क्या प्राइमा फेसी पता चल पाया आप लोगों को? जो अभी तक आया है कि इसमें जो शुरुआती घटना हुई है वो दोनों प्रत्याशी के पक्षों के आमने सामने आ जाने पे और एक दूसरे के साथ जो मारपीट की घटना हुई है, पत्थरबाजी हुई है, उसके बाद बात बढ़ती चली गई और जिसमें जो हत्या तक चली गई। जेडीयू ने मोकामा विधानसभा से जिस चेहरे पर दांव लगाया है, उसी ने जेडीयू की फजीहत करा दी। लेकिन जेडीयू अब भी सुशासन की दुहाई दे रही है। देखिए, बिहार में कानून का राज है और पुलिस प्रशासन अपने नियम कानून के हिसाब से काम करती है। जाकर पुलिस ले गई है पूछताछ करने के लिए, छोड़ भी सकती है जाकर, बेल भी मिलने का प्रावधान जाकर, आरोप तो साबित हुआ नहीं जाकर, जांच की प्रक्रिया चल रही जाकर। अभी अनंत सिंह दोषी नहीं पाए गए जाकर, अभी इंक्वायरी पुलिस कर रही है। पुलिस कहीं से मिला होगा शिकायत, जाकर शिकायत के आधार पर पुलिस उसकी जाँच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है जाकर। बाहुबली कहलाने वाले अनंत सिंह आज कानून के शिकंजे में है, लेकिन क्या कानून सच में जागा है या ये सिर्फ चुनावी मौसम का न्याय है, जहां गिरफ्तारी भी रणनीति होती है और छवि भी वोट में बदली जाती है। बिहार में हर चुनाव से पहले अपराध का मुद्दा उठता है। हर बार नारे लगते हैं, कानून का राज, साफ सियासत, नया बिहार। लेकिन हर बार वही चेहरे, वही आरोप, वही स्याही लगे हाथ सत्ता तक पहुंच जाते हैं। इसलिए विपक्ष के इस बार तीखे सवाल हैं और दावे भी। हालांकि हैरानी इस बात की है कि जिस मोकामा में जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के कारनामे को लेकर तेजस्वी यादव पीएम मोदी तक निशाना साध रहे हैं, वो आज खुद प्रचार करने उस प्रत्याशी के लिए मोकामा पहुंच गए जिनके पति सूरज भान को भी बाहुबली कहा जाता है। वो प्रशासन का है और न्याय का है और चुनाव का मामला है, इस सब से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि अब इसमें अब आपकी बात इस हर चीज पर जांच हो रही है, हर चीज पर जांच हो रहा है। इस बार बिहार की बदकिस्मती कहें या कुछ और, यहाँ कानून और राजनीति के बीच की दूरी बस उतनी है जितनी थाने से विधानसभा की। लालू यादव के राज को जंगल राज बताने वाले एनडीए से कांग्रेस सवाल पूछ रही है। वो इनका जंगल राज की बात थी, आज वो सामने आ गई सबके। ये है असली जंगल राज।
जहां चुनाव के बीच में नेताओं पर गोलीबारी हो रही है, नेता करवा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या आपको उदाहरण चाहिए कि जंगल राज का? आज प्रधानमंत्री का रोड शो है तो जाहिर सी बात है कोई लीपापोती करनी थी, इसलिए गिरफ्तार कर दिया। जिस कट्टे और बंदूक ने बिहार को बदनाम कर रखा है, आज उसी कट्टे का जिक्र कर पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी को एक साथ लपेट लिया। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। विधानसभा चुनाव के बीच मोकामा की घटना उस संदेह को और प्रगाढ़ कर देती है कि बिहार में जिसने कानून को जेब में रखा उसे टिकट मिल गया, जिसने सवाल उठाया वो हाशिए पर है। बिहार की राजनीति में सफाई सिर्फ भाषणों में है, जमीन पर अब भी गन, गैंग और गद्दी का गठजोड़ चलता है। पटना से शशि भूषण, गया से पंकज कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। सबसे पहले श्वेता प्रिया, शुरुआत तो अब आपसे ही होगी और वो शुरुआत मैं करूं उससे पहले दंगल के जो सवाल है वो जरा सामने रख देते हैं कि क्या अनंत सिंह की गिरफ्तारी कानून का राज या चुनावी दिखावा है? लालू राज को जंगल राज बताने वाले अब क्या बोलेंगे? तीसरा बड़ा सवाल है, अनंत सिंह की गिरफ्तारी का बिहार चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? तो श्वेता प्रिया, आपके साथ ही शुरुआत करते हुए पहला सवाल तो यही है, लालू राज को जंगल राज लगातार बताया जा रहा है, हर रैली में बताया जा रहा है, अब आप क्या कहेंगे? ऐसी क्या मजबूरी, कैसे उम्मीदवारों को आप टिकट देते हैं जो जेल चले जाए? अर्पिता जी, ये जो आपने बताया जंगल राज लालू जी के टाइम को बताया जा रहा है, वो बताया नहीं जा रहा है, हम या आप नहीं बता रहे हैं, वो उच्च न्यायालय ने बताया था। और जो रही बात अभी जो मोकामा में हुआ है इंसिडेंट, ये बहुत निंदनीय है। ये किसी भी, अगर जिसने भी किया है उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। आपने देखा अभी कार्रवाई हुआ है और अरेस्ट किए जा चुके हैं अनंत सिंह। अगर पुलिस को जो भी लगता है सही, अनुसंधान के दौरान उन्हें लगता है जिन जिन की गिरफ्तारी जरूरी है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और किसी को कोई यहाँ पे राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल रहा है जो लालू जी के टाइम में हुआ करता था, और इसीलिए उनको जंगल राज बोला जाता था। अभी आप देख लीजिए, आचार संहिता लागू है, इलेक्शन कमीशन के सुपरविजन में जो भी चीजें होंगी, किसी को राजनीतिक संरक्षण तो नहीं दिया जा रहा है। ना तो नीतीश जी के गवर्नमेंट में आज तक किसी को संरक्षण मिला है, ना आगे कभी मिलेगा। तो डिफरेंस यहाँ पे ये है, जंगल राज उसको बोला जाता है जिसमें अगर कोई अपराध होता है और वो भी मुख्यमंत्री के संरक्षण में होता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता था, उसे जंगल राज बोला जाता है। और अभी जो इंसिडेंट हुआ है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा विनय कुमार जी का, जो डीजीपी हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है ये रायट है। और एज पर सेक्शन धारा 149 आईपीसी का, जो कि अब 190 है बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का, उसके तहत ये कॉमन ऑब्जेक्ट है। इस राइट में जितने भी लोग शामिल हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। तो चीजें बहुत क्लियर है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। ठीक है श्वेता जी, अगर ये पूरा मामला ऐसा होता कि चलिए दो ऐसे लोग अलग अलग लड़ रहे हैं और ये कानून व्यवस्था का ही मुद्दा होता है, यहाँ पे ये मुद्दा इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि अनंत सिंह को आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, पूरा मोकामा भी जानता है और बिहार भी अच्छे से जानता है। उसके बावजूद उनको टिकट दिया जाता है, एक बार नहीं बार बार। बाहुबली हैं वो, अपने जो इस बार का उन्होंने हलफनामा दिया उसमें 28 आपराधिक मामले उन्होंने खुद बताए उनके ऊपर चल रहा है, फिर भी उनको उम्मीदवार के तौर पर आप पेश कर देते हैं और फिर आप कह रहे हैं बिहार की छवि सुधार रहे हैं। तो ऐसे में सवाल आपसे क्यों ना पूछा जाए कि आप अपराधियों के साथ हैं कि अपराध को दूर करेंगी? अर्पिता जी, जैसा मैंने बताया कि हमारी सरकार में 2005 से अभी तक किसी को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल रहा है। आपने अभी जैसे गिनवाया उनके अगेंस्ट में जितने भी एलिगेशंस, 28 एलिगेशंस चल रहे हैं, अगर इस तरीके से देखें तो 76% क्रिमिनल को तो आरजेडी ने दे रखा है, उन्होंने टिकट दे रखा है। और सबसे बड़ी बात ये रही जो उनका नेतृत्व करने वाले हैं उनके अगेंस्ट में 27 एलिगेशंस है। जेडीयू की तरफ से मोकामा के उम्मीदवार नहीं है वो। ये केस मैं ये भी क्लियर कर दूं, ये वाला जो केस है 29 आपराधिक मामले हो गए। नहीं बिल्कुल है, नहीं तो 29 आपराधिक मामले जो हुए हैं आप बोल रही हैं, वो सिर्फ अनंत सिंह के अगेंस्ट में तो एफआईआर हुआ नहीं है, एफआईआर तो औरों के अगेंस्ट में भी हुआ है। तो मतलब मैं औरों पर सवाल पूछूं, अनंत सिंह पे ना पूछूं? अगर हम देखें, उम्मीदवार तो मैं हुआ मोकामा के आपके पार्टी के हैं ना, तो मैं सवाल तो उनके बारे में ही पूछूंगी ना। बिल्कुल पूछ,
नहीं, बिल्कुल अर्पिता जी, आप पूछिए सवाल और इसका जवाब यही है कि जिसने भी किया होगा, जिसने भी ये जघन्य अपराध किया है, उसको सजा जरूर मिलेगी, लेकिन वो एक प्रक्रिया होता है। आप देख लीजिए क्या उनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? मुझे एक बात देखिए ना श्वेता, ये बात तब अच्छी लगती है, सुनिए, ये बात तब अच्छी लगती है कि अनंत सिंह को मैं वही बात बार बार बोल रही हूँ कि पता नहीं होता कि वो कौन है। मैं कह रही हूँ आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। 2004 में एसटीएफ ने, बिहार पुलिस के एसटीएफ ने छापेमारी की, वहां पर घंटों दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी। कहा जा रहा था कि कुछ ऐसे समर्थक हैं जिनको संरक्षण वहां दिया जा रहा था, उनकी तलाश में एसटीएफ कर रही थी। एक पुलिसकर्मी समेत 8 लोग उस समय मारे गए थे। मैम, आपको मैंने आपराधिक केस बता दिया उन पर कितने हैं। अभी आर्म्स एक्ट में हाल बरी हो गए लेकिन जेल में रहे हैं। तो ये सारे आपराधिक रिकॉर्ड तो उनके साथ साथ चल रहे हैं ना। फिर भी ऐसी छवि के इंसान को अगर आप टिकट देती हैं, आपकी पार्टी टिकट देती है, तो क्या वो ठीक है? देखिए, सही और गलत की जहां तक बात है जो आप कर रही हैं, अगर इस तरीके से देखें तो 76% आपराधिक मामले जिनके ऊपर चल रहे हैं वो तो आरजेडी ने भी दे रखा है। रीतलाल यादव क्या कितने दुर्दांत अपराधी हैं उनके बारे में सबको पता है। और सबसे बड़ी बात, आरजेडी का जो नेतृत्व कर रहे हैं, महागठबंधन का जो नेतृत्व कर रहे हैं, मेरा वो सवाल ही नहीं है श्वेता, मैं आपसे जेडीयू को लेकर पूछ रही हूँ। आरजेडी से सवाल मैं अलग से पूछ लूंगी। मैं आपसे कह रही हूँ जेडीयू, या आप मतलब ये कह रही हैं कि वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगे? मतलब वो उनके में भी आपराधिक छवि है, आपके में, मतलब आप लोग बेसिकली उनको उतारते हैं जो जिताऊ कैंडिडेट हो। अपराध किया है नहीं किया, बाहुबली है, लेकिन अगर आपको जीत कर वो सीट दे देगा तो आपको चलेगा। यही है ना मैम, हर राजनेता का यही होता है ना, आपका भी यही है ना? अर्पिता जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है अर्पिता जी। तो आपको और कोई उम्मीदवार नहीं मिला वहां पर? मैंने बताया कि अगर उन्होंने अपराध किया है, अगर मैम इतने ये अगर मामले दर्ज हैं, छवि उनकी ऐसी है, तब भी आप टिकट दे रही हैं और फिर अगर मगर लगा रही हो उसमें, मतलब तो आज की स्थिति में भी अगर मगर तरीके से देखें तो क्या जिनके ऊपर एलिगेशंस है वो फिर वो नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर जिसके अगेंस्ट में एलिगेशंस है, क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं? लेकिन अगर वो अपराधी हैं, अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी किया है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको कोई राजनीतिक संरक्षण, जिस चीज की बात कर रहे हैं कि सरकार में हुआ है, तो कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा जो पहले हुआ करता था। जैसे आप लोगों ने ना अपराध की परिभाषा बदल दी, अपराधी की परिभाषा बदल दी है। आप ये कह रहे हैं अपराधी ठीक है, उनके ऊपर आपराधिक मामले चलेगा, लेकिन हम संरक्षण नहीं दे रहे हैं। ये हम संरक्षण नहीं दे रहे, वो संरक्षण दे रहे हैं। उनकी पार्टी ने इतने लोगों को दे दिया तो हम भी 2-4 दे रहे हैं, तो क्या गलत बात है? ठीक है मैम, ज्यादा गलत से कम गलत में हम चर्चा कर रहे हैं शायद, ठीक है। मैं सुबोध मेहता, सवाल फिर यही बार बार उठते हैं ना कि हमाम में सब नंगे हैं, सबने ऐसे टिकट बांटे हैं, वो भी बांट रहे हैं, आप भी बांट रहे हैं, आप कौन से दूध के धुले हुए हैं? देखिए अर्पिता जी, बहुत तार्किक बात मैं कह रहा हूं। देखिए 2005 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो आप जानती हैं 9 रत्न थे उनके पास, और वो जो 9 रत्न थे सारे ड्रेडेड क्रिमिनल ऑफ बिहार, इन लोगों ने मुख्यमंत्री के पद पे सुशोभित करवाया माननीय नीतीश कुमार जी को। अब जो हमारी बहन श्वेता कह रही थी कि जंगल राज, आपको पता होना चाहिए कि एनजीओ ने केस फाइल किया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ, और चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के, उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए जंगल राज कहा था। शायद आप जो है इस बात को ध्यान में अंकित कर लीजिए श्वेता जी। और जहां तक बात रही कोर्ट की, तो देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार हो या अनेकों सरकार को, हाई कोर्ट ने जंगल राज कहा है। लालू जी के राज को कभी नहीं कहा था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहा था, और उस वक्त का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भारतीय जनता पार्टी के हाथों में। अब आइए तीसरी बात यह है कि देखिए मिस गवर्नेंस बिहार में चरम सीमा पे है। सुशासन के नाम पे आए थे और पूरा जो है कुशासन भरा हुआ है। 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्राइम का अगर निकाल लेते हैं नीतीश कुमार जी के लिए, तो पुलिस के जो अभी बात ये कह रही थी, पिछले साल ही 50 ऐसे पुलिस के इंसिडेंट आए हैं। ये एनसीआरबी का डाटा है कि बिहार के पुलिस जो है आम जनमानस के हाथों और गुंडों के हाथों उनकी पिटाई हुई है। 50 ऐसे क्राइम है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी। 35,000 महिलाओं का बलात्कार हुआ। डॉरी के केस में 25,000 महिलाओं का जो है मर्डर हुआ, और 2 लाख जो है डॉरी केसेज है। ठीक है, सब अब आंकड़ों पे आ गए हैं आप सर, क्योंकि कुछ आंकड़े मैं भी सुनिए ना एक मिनट, मैं आपको सुन लिया सर। अब जब आंकड़ों पर आ गए हैं तो लालू राज में फिरौती के लिए अपहरण जंगल राज का एक पर्याय बना था सर। 2001 में 385 और 2005 में 251 मामले थे, लेकिन 2020 में संख्या घटकर केवल 42 रह गई है।
अर्पिता जी 2005 से 2020 तक फिरौती के लिए अपहरण में करीब 83.2% की भारी कमी आई और इसी को वो सुशासन के तौर पर बेचते हैं, उसी को सामने रखते हैं सर। नहीं, आप देखिए अर्पिता जी, अब यही आंकड़ों पे बात कर रहे थे ना, इसलिए मैंने ये आंकड़ा रख दिया ताकि तस्वीर क्लियर होती हुई चले ना सर। जहां उनकी कमी है वो भी हम सामने रखेंगे, ठीक है। मैं और क्लियर कर देता हूँ अर्पिता जी, 30 सेकंड दीजिए। पिछले 20 सालों में 1 लाख किडनैपिंग का केस हुआ है नीतीश जी के राज में, 3 लाख चोरी का केस हुआ है, 70,000 जो है मर्डर का केस हुआ है, और कॉमनल वायलेंस में जो है दूसरे स्थान पे बिहार है, 9 कॉमनल वायलेंस में 23-24 का। ठीक है, ये ग्राफ तो सर हम बात कर लेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे थे ना यहाँ पर सर, क्योंकि वो आंकड़े तो हमने रख दिए सुबोध जी यहाँ पर, लेकिन सुनिए ना, अब वो ये सवाल उठा रहे हैं। सुनिए, यहाँ पर जब अनंत सिंह की हम बात कर रहे हैं तो बात फिर रितलाल यादव की भी होती है सर। आपके दानापुर से उम्मीदवार है, 30 से अधिक गंभीर केस हत्या और वसूली के हैं, उसके बावजूद वो जेल में रहकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है सर। आप भी तो बेदाग नहीं है ना। देखिए मैम, क्राइम और पॉलिटिक्स को अगर आप देखिएगा पूरे भारत में और बिहार में, अच्छा, यहाँ बात हो रही है सुशासन के नाम पे राज करने वाले नीतीश कुमार जी। मतलब आप ये मान रहे हैं हमारा तो जंगल राज था, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं आ रहा हूँ रीतलाल जी पर आ रहा हूँ। हाँ। ये जो बीज बोया हुआ था 2005 में, ये क्रिमिनल लोगों ने ही बीज बोया था। अब जहां तक बात रही रीतलाल जी के लिए, तो जो इलेक्शन कमीशन के जो प्रावधान है उसके आधार पे जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इसी तर्ज पे अनंत सिंह को भी इलेक्शन लड़ने को दिया गया। लेकिन अनंत सिंह जब इनको पे रोल पे बाहर निकाला गया इलेक्शन के समय, तो ये इन्होंने क्या स्टैंड अप किया मोकामा में, उस पर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, और पुलिस भी है और उनको गिरफ्तार करके फिर जेल लेके गई है। तो आप देखिए, पे रोल पे निकला हुआ आदमी इस तरीके का नहीं, वो चलेगा जिसमें 30 से ज्यादा आपराधिक मामले हो सर। और अगर आप मोकामा की बात करें तो सूरज भान को भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानती, आप नहीं जानते, बिहार नहीं जानता, मकोमा नहीं जानता। उनकी पत्नी को अगर आप टिकट दे रहे हैं और उनके लिए तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं, तो वैसा वर्षा चल रहा है ना सर। देखिए अर्पिता जी, जो भी इलेक्शन कमीशन के प्रोविजन है, चाहे वो आनंद मोहन के बच्चे हो या उनकी वाइफ हो या अन्य जो है सो कॉल्ड टेंटेड क्रिमिनल हैं उनके बच्चे हैं, इलेक्शन कमीशन के प्रोविजन के तहत लड़ रहे हैं। लेकिन अनंत सिंह का जो केस था वो पे रोल पे बाहर थे, पे रोल पे उनको बाहर किया गया। उसके बाद वो इलेक्शन लड़े, और इलेक्शन लड़ने के बाद जिस तरीके से पूरे जो है मोकामा टाल में वो घूम रहे थे AK-47 के साथ, गाड़ियों के साथ, और जिस तरीके से यहाँ पे जो है क्राइम हुआ, और क्राइम के बाद जो है सिविल वॉर की तरफ ये जा रहा था, ये वो जगह मोकामा, वहां पे दो खेमे में लोग बटे हुए थे। इसको अनंत सिंह जो है, अनंत सिंह को देखते हुए बिहार पुलिस ने इस पे एक्शन लिया है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि अभी आपके पत्ते नहीं खोलूं जो अभी चल रहा है, क्योंकि अब उधर क्योंकि बवाल ज्यादा हो गया, गिरफ्तारी हो गई, इसलिए अभी हम उस पर बात करें। लेकिन बात जब आती है कि आपराधिक छवि, तो सर आरजेडी भी ऐसे तमाम, चाहे रितलाल यादव हो, पप्पू पांडे हो, यहाँ में मोकामा की बात कर ले, तो आप भी सर ऐसे लोगों को उतारते हैं। और ऐसा नहीं है, अब वही बात है कि अभी इतने ये 2 ग्रुपों में नहीं बटे, इतना बवाल नहीं हुआ, लेकिन आपराधिक छवि क्यों उतारते हैं आप? ये एक बड़ा सवाल है ना, उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं सर आप। देखिए मैं दे रहा हूँ। जो अपराधी छवि के जो बातें हैं, वो बीजेपी में भी अपराधी छवि के हैं। अच्छा, मतलब दोनों तरफ से, मतलब जनता देखिए बहुत आराम से इसको समझ रही होगी, दोनों नेता एक दूसरे पर डाल दे रहे हैं। भाई वो बीजेपी वाले कर रहे हैं, वो जेडीयू वाले कर रहे हैं, जेडीयू वाले कर रहे हैं, वो आरजेडी वाले कर रहे हैं, यानी सब कर रहे हैं। ठीक है गुरु प्रकाश जी, समझ गई सर, बहुत बढ़िया है सर, ये तो मतलब ठीक है ना, यही तो केस है। ठीक। क्या सर मोकामा का जो केस है, ये पेरोल पे आए हुए थे। अच्छा। ये पेरोल पे आने के बाद जब ये कैंपेनिंग के तहत जिस तरीके से 40 गाड़ियां, वो खुद कह रहे हैं 40 गाड़ियां, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में 40 गाड़ियां क्यों लेके चल रहे थे, और जितने लोग वहाँ पे आर्म्स के साथ जा रहे थे, ये कैसे हो रहा था, आप ये बताइए। ठीक है, यही सुशासन, ठीक है गुरु प्रकाश जी, यही सुशासन। नहीं अर्पिता जी, मैं सुन रहा था इनकी बातों को, और बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है जब राष्ट्रीय जनता दल के लोग ऐसी बात करते हैं। हत्या 1 हो, हत्या 2 हो, नरसंहार हो, सबकी भर्त्सना होनी चाहिए, सबकी निंदा होनी चाहिए, और सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये मोकामा वाला केस क्यों विशेष है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार जब 2005 में आई थी, उन्होंने एक शब्द कहा था, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अनंत सिंह किसी भी पार्टी के हो, कानून का शासन, जो हम रूल ऑफ लॉ पढ़ते हैं और रूल ऑफ लॉ को मानते हैं, स्वीकारते हैं। FIR हुआ कि नहीं हुआ हम पूछना चाहते हैं,
4 एफआईआर हुआ है, चुनाव आयोग ने सुनिश्चित किया है, गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई। हम पूछना चाहते हैं आपसे, कानून का डर जब समाप्त हो जाए, जब रूल ऑफ लॉ समाप्त हो जाए, जब रूल ऑफ जंगल आ जाए, लॉलेसनेस आ जाए, एनार्की आ जाए, इसको समझने की आवश्यकता है। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं यहाँ पे आपके शो पे, पूरा देश आपके शो को देखता है। 2005 के बाद अर्पिता जी आप देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता से पूछिए क्या बिहार में एक भी नरसंहार हुआ है? 2005 के पहले नरसंहारों का दौर था, मैसेकर ही मैसेकर था। 12 मैसेकर, सेनारी मैसेकर, लक्ष्मणपुर बाते मैसेकर, 58 दलित महिलाओं को, दलित बच्चों की संस्थागत हत्या कर दी गई थी। ठीक है गुरु प्रकाश जी, जब आप ये आंकड़े रख रहे हैं सर, आप ये कह रहे हैं, सुनिए मैं आपको जरा एक आंकड़ा रख दे रही हूँ, क्योंकि आंकड़ों पर सब झूठ नहीं, केवल ये नहीं कि सर हर प्रवक्ता आता है अपनी अपनी बात कह के चला जाता है, और जो रियलिटी है, जो सच्चाई, उससे जनता अवगत ही नहीं हो पाती और समझ ही नहीं पाती कि कौन सच कह रहा है नहीं कह रहा है। सर एनसीआरबी के डेटा है, हिंसक अपराध का डेटा, 2004 में जब लालू राज खत्म मतलब समाप्त, तो 28,005 केस ऐसे थे हिंसक अपराध के। 2005 में जब नीतीश आए तो 24,073 हुआ, ठीक है थोड़ा कम हुआ, लेकिन 2022 आते आते सर 49,610 मामले हो गए। आप कह रहे हैं क्राइम ग्राफ कम हो रहा है, आप कह रहे हैं सुशासन ला रहे हैं, कैसा सुशासन है सर? अर्पिता जी आप वरिष्ठ पत्रकार हो, आप बिहार आओगे, आप किसी से पूछो, आप मुझसे मत पूछो, आप जेडीयू के प्रवक्ता से मत पूछो, आप सामान्य बिहार के व्यक्ति से पूछो। व्हेन इट कम्स टू लॉ एंड ऑर्डर, जब कानून के राज की बात आती है तो लालू जी कहां खड़े होते हैं और नीतीश कुमार जी कहां खड़े होते हैं। आंकड़ों की बाजीगरी मैं नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, आम बिहारी होने के नाते उस बिहार में जब मैं बड़ा हुआ था, बिहार के करोड़ों लोग बड़े हुए थे, बिहार छोड़ के जाना पड़ा था, बिहार छोड़ के जाना पड़ा था, अपहरण हो, फिरौती हो, सब इंस्टीट्यूशनलाइज था। स्टेट प्रोमोटेड, स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट पेट्रनाइज, सत्ता के द्वारा संरक्षित, सत्ता के द्वारा संपोषित। शिल्पी जैन का केस हम भूल जाएंगे क्या? चंपा विश्वास का केस हम भूल जाएंगे क्या? सीधे सीधे तार कहां जुड़ते थे? ठीक है गुरु प्रकाश जी, देखिए जब ये दलीलें होती है ना कि अब वो आप लोग टर्म अपने अपने हिसाब से चुन लेते हैं, जब आंकड़ा आपके पक्ष में होता है तो वो आंकड़े सही भी लगते हैं, फिर आपको वो सारे किताबी आंकड़े लगने लगते हैं, फिर आप कह रहे हैं बिहार में जाके लोगों से पूछ लीजिए, यानी आंकड़ों पर ध्यान ही मत दीजिए। सर आंकड़े आप भी लेकर आते हैं ना, जंगल राज के आंकड़े लेकर आते थे ना कि देखिए वहां पर क्या स्थिति है, आज मैं आंकड़े रख रही हूं तो उसको स्वीकार नहीं कर रहे आप। चलिए हम आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं उसको ठीक करवा के एक बार फिर से आऊंगी। गुरु प्रकाश जी, करुणा जी इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं और आ रही हूं सर, मैं जल्दी जल्दी, जिन मेहमानों के पास नहीं गई जल्दी चल जाऊं। करुणा जी। अर्पिता जी नमस्कार। नमस्ते सर। आपके सारे दर्शकों को नमस्कार और मेरे फेलो स्पोक्स पर्सन्स को नमस्कार। देखिए पिछले 20 साल में नीतीश जी की सरकार और पिछले 11 साल में जो ट्रबल इंजन की सरकार है, इसने अपराध का राजनीतिकरण कर दिया है। अपराध को जो क्राइम पेज वाली सिचुएशन हो गई है, अपराध का मेन स्ट्रीमिंग हो गया है, अपराध का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए दारू, बालू, फिरौती, मर्डर, आज सब कुछ एक ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया है। और इसमें सबसे खतरा क्या है कि यही लोग पैसे लेकर राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा खतरा जो है अर्पिता जी, वो है एक पूरा जनरेशन बर्बाद हो रहा है। बहुत सारे जो हमारे युवा बेरोजगार हैं, उनको लगता है कि क्राइम बहुत आसान काम है, थोड़े से मेहनत से बहुत सा पैसा भी मिल जाता है और बहुत भौकाल भी मिल जाता है। तो ये जो पूरे ऑर्गेनाइज क्राइम को बिहार में अगर प्रश्रय मिला है पिछले 20 साल में, तो ये प्रोहिबिशन के बाद और जो बालू का माफिया है, और यही लोग हर चीज, आज मर्डर बिहार में करवाना है, आप 5,000 रुपए में किसी से मर्डर करवा सकती हैं। ये लोग बात कर रहे हैं। और जो बाहुबली हैं, मैं बाहुबलियों का गिनवाता हूँ कौन कौन बाहुबली इनको है। अनंत सिंह इनके कैंडिडेट हैं, चेतन आनंद जो आनंद मोहन के बेटे हैं। आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए नीतीश जी ने जेल के मैनुअल में परिवर्तन कर दिया और उनको जेल से बाहर करवाया गया। रणधीर सिंह हैं, उसके बाद विभा देवी हैं, पप्पू पांडे हैं, विशाल प्रशांत हैं। तो बाहुबलियों की एक पूरी फौज है जो इस बार एनडीए के कैंडिडेट्स हैं। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन्हें मालूम है कि इस बार जनता इनके खिलाफ हो चुकी है। और चूंकि ठीक है सर, जब गिनवा रहे हैं तो फिर रितलाल यादव को भी गिनवा देते सर, फिर आप सूरजवान की पत्नी जब चुनाव में है आप उनको भी गिनवा देते, या फिर आप अपने सहयोगों को इस बात के लिए तैयार कर लेते कि हम इस बार बाहुबलियों को नहीं चुनेंगे।
फिर आपकी बात में बहुत वजन हो जाता है ना सर। आप कह रहे हैं 55,000 में हत्या कर देते हैं, यहाँ पर रितलाल के ऊपर 30 से अधिक गंभीर केस जिसमें हत्या वसूली सब है सर, उन पर केस है, आप कह देते हैं इनको मत बनाओ उम्मीदवार, नजीर पेश करते एक। देखिए, मैं कांग्रेस में आप एक भी बाहुबली का नाम बता दीजिए, एक भी ऐसे आदमी का बता दीजिए जो बिहार में जिसकी छवि खराब है, जिसको कांग्रेस ने टिकट दी है। हाँ, लेकिन आप साथ तो है ना सर आरजेडी के, तो इसलिए, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, अगर सरकार बनेगी जीत के आएंगे तो वही बाहुबली जीत के आएंगे ना, उनके साथ ही आप रहेंगे ना, उन्हीं के साथ सरकार चलेगी ना सर। ऐसा तो है नहीं कि जीतने के बाद आप कहेंगे बाहुबलियों को निकाल दो बाहर, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना सर। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो क्राइम को जो रिस्पेक्टेबिलिटी सरकार ने दिया है वो खतरनाक है, वो राज्य के हित के लिए। अब देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, और पिताजी समझ गई सर, समझ गई। दो मेहमान और जल्दी से मैं चली जाती हूँ, मैं समझ गई सर, आपने बात ही पलट दी पूरी। ठीक है, देवज्योति जी एक छोटा सा रिएक्शन फिर विनोद जी के पास। कटपट्टी की बात करते हैं, बिहार में आके प्रधानमंत्री कटपट्टी की बात करते हैं। जी 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 जी, देखिए 20 साल की राजनीति, विषय है हम लोग का विषय है जंगल राज। जंगल राज, यही जंगल राज के नाम से ये वोट मांग रहे हैं, ये विकास के नाम से वोट नहीं मांग रहे हैं। ये चूहा खून खा के गिरा जाता है, थाना में चूहा दारू पी जाता है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं करेगा। इनका जनाधार खत्म हो गया है, बस एक ही को इनके पास सहारा है, जंगल राज जंगल राज जंगल राज। अरे क्या जंगल राज है भाई? आप जिसको AK-47 लेके पकड़ के इसको जेल भेजे, ये छूट कैसे गया है अनंत सिंह? ये अनंत सिंह जो है, ये जो है आपको जरूरत है, आपको कैडर की उसकी जरूरत है, उसकी गुंडाई की जरूरत है। आप जदयू का टिकट, जिस तस्वीरें आने लगी थोड़ी देर में पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है, क्योंकि चुनावी प्रचार धुआंधार चल रहा है, हर दिग्गज जो है वो बिहार में उतरा हुआ है। मौसमी हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। मौसमी, क्या अपडेट, कितनी देर में रोड शो की शुरुआत? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दिन भर रैलियां खत्म करके यहाँ पे उनका रोड शो होना है पटना में, और जाहिर तौर पे ये एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन के तौर पर बीजेपी इसको देख रही है। आप देखिए, तमाम जो दिग्गज नेता हैं, ललन सिंह से लेके महागठबंधन के नेताओं से लेके बीजेपी के नेता यहाँ पे दिनकर गोलंबर पर खड़े हुए हैं, जहाँ से प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होना है। और पूरा जो रेला और मेला है लोगों का, वो तैयार है। 2 विधानसभाओं को जोड़ता ये इलाका है, लगभग 1.5 किलोमीटर 600 मीटर का ये पूरा रोड शो होगा, जो उद्योग भवन पे खत्म होगा। तो अपने आप में ही जिस तरीके से तुरुप का इक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मास्टर ब्लास्टर बीजेपी के हैं, वो कहीं ना कहीं जब 6 तारीख को यहाँ पे पोलिंग होनी है, उससे पहले ही इस तरह का रोड शो, आज संडे का दिन भी है। अब देखिए, कुछ लोग छत पे खड़े हैं, कुछ बैल्कनियों में खड़े हैं, और यहाँ पे प्रधानमंत्री जिस गाड़ी में सवार होंगे, जिस कैवलकेड में सवार होंगे, वो भी तैयार है। तो किसी भी वक्त पीएम साहब का रोड शो शुरू हो जाएगा। लोग इतने उत्सुक हैं कि वहाँ पे बालकनियों में खड़े होके इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है एक तरीके से एक संदेश देने की कोशिश है कि ना सिर्फ पटना शहर बल्कि पूरे बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है वो धुआंधार तरीके से चल रही है। तो फिलहाल मौसमी वो तस्वीरें भी दिखा रही हैं, और हम देख रहे हैं कि कितने किलोमीटर का ये सफर रहने वाला है और किस तरह की तैयारी, जल्दी से उस पर भी अपडेट दे दीजिए मौसमी। मौसमी, शशि भूषण भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, बिल्कुल अर्पिता, देखिए प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो 5:30 बजे शुरू होगा। 5:25 पर प्रधानमंत्री दिनकर गोलंबर पहुंचेंगे। सबसे पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रतिमा है दिनकर गोलंबर पे, उस पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और वहां से रोड शो की शुरुआत करेंगे। पहले दिनकर गोलंबर, उसके बाद फिर नाला रोड, जो पुराना पटना का इलाका है उसी इलाके में रोड शो का आयोजन किया गया है। तो दिनकर गोलंबर से निकल करके नाला रोड से ठाकुरबाड़ी रोड से बारीपत, और फिर बारीपत से इस जगह पर आकर के रोड शो खत्म होगा जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। ये उद्योग भवन है, पटना के गांधी मैदान
पर जो बारीपत से सड़क निकलती है वहीं पर रोड शो को खत्म होना है। और यहाँ रोड शो खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री जो हैं वो पटना सिटी के लिए रवाना हो जाएंगे यहाँ से, रोड शो जब खत्म होगा तो, क्योंकि पटना सिटी में जो पटना साहिब गुरुद्वारा है वहाँ उनको मत्था टेकना है, अरदास में शामिल होना है। तो ये आज का कार्यक्रम है। उद्योग भवन पर भी लोगों की भीड़ अब जुटने लगी है। तमाम जो इंतजाम है सुरक्षा के वो किए गए हैं, बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। लेकिन इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है ये रोड शो कि पटना के अंदर, पटना राजधानी पटना के अंदर जो दो विधानसभा सेगमेंट हैं, एक कुम्हरार और दूसरा बांकीपुर, महज 1.25 किलोमीटर के रोड शो में प्रधानमंत्री 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को टच करेंगे और पुराना पटना जो है उनकी पतली सड़कों से उनका काफिला गुजरेगा। इस दौरान लोग अपने घरों से भी प्रधानमंत्री को देख पाएंगे, उत्साह में हैं। और साथ ही साथ सड़क किनारे जो बैरिकेड्स के बगल में खड़े लोग हैं वो भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए या उनको देखने के लिए काफी देर से खड़े हैं। अर्पिता। बिल्कुल। और अब कुछ तस्वीरें, जब पटना की बात हो रही है और रोड शो की बात हो रही है, तो 12 मई जब लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो में साथ चलते हुए नजर आए थे। इस बार कई कार्यक्रम नीतीश कुमार के भी हैं। तो शशि भूषण, इस बार तो मौसमी आप कुछ कह रही है? जी नहीं अर्पिता, मैं इंतजार कर रही हूँ जब आप आए हमारे पास। ठीक है। जैसे वहां से प्रधानमंत्री का ये रोड शो शुरू हुआ, आप तस्वीरें दिखाइएगा। लेकिन शशि भूषण, वही मेरा सवाल कि लोकसभा में तो साथ दिखे थे, लेकिन आज वो ऐसी तस्वीर नहीं दिखेगी। किस तरह का जोश लोगों के बीच में आप देख रहे हैं? और जब प्रधानमंत्री उनके बीच होते हैं, और हालांकि चुनाव का मौसम है, नेता, बड़े बड़े नेता अब आते हैं, ऐसे ही जनता के बीच आते हैं, सड़कों पर आते हैं, रोड शो कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं देश के, तो जनता में कैसा उत्साह? देखिए, उत्साह तो है, खासतौर पे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या जो बीजेपी से जुड़े हुए उनके समर्थक हैं उनमें ज़्यादा उत्साह है। लेकिन फिर भी चूंकि प्रधानमंत्री का रोड शो है तो आम लोग भी आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हमने बीते साल लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो तस्वीर देखी थी और रोड शो को कवर किया था अर्पिता, 12 मई 2024 को प्रधानमंत्री जब लोकसभा चुनाव के दौरान पहुंचे थे रोड शो के लिए पटना में, तो उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे। लेकिन आज नीतीश कुमार उनके साथ नहीं होंगे। इसका कारण यह है कि नीतीश कुमार आज अलग अलग चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कोसी के इलाके में हैं। आज वो मधेपुरा में स्टे कर रहे हैं, रात्रि विश्राम उनका वहीं है। कल वहीं से वो बाकी कैंपेन की शुरुआत करेंगे। यही उनका पैटर्न भी रहा है। हर इलेक्शन में हम देखते हैं कि जब वो कोसी सीमांचल के इलाके में उनका चुनाव प्रचार का कार्यक्रम बनता है तो वो उसी क्षेत्र में रह करके और अगले दिन प्रचार करते हैं। तो नीतीश कुमार है नहीं। बाकी प्रधानमंत्री के साथ जो बीजेपी के दूसरे नेता हैं, कौन कौन रहते हैं, कौन मौजूद रहते हैं, ये देखना होगा। 2 कैंडिडेट की उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि जो बाकी कैंडिडेट हैं वो भी तो पटना के हैं, दीघा में जैसे संजीव चौरसिया हैं, लेकिन मंत्री हैं बिहार सरकार के, बीजेपी के विधायक हैं, बांकीपुर से नितिन नवीन, उनका क्षेत्र बांकीपुर है तो उनकी मौजूदगी भी होगी। और चूंकि कुम्हरार में संजय गुप्ता जो पार्टी के कैडर हैं, जिनको अरुण कुमार सिन्हा की जगह इस बार टिकट दिया पार्टी ने, शशि भूषण आ रही हूं, मौसमी कुछ कहना चाह रही है। मौसमी। जी अर्पिता, मैं आपको यहाँ पे मूवमेंट दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो गाड़ियों का मूवमेंट है वो थोड़ा सा शुरू हो गया है। उस तरफ अगर अंकित कैमरामैन हमारे दिखाएं तो थोड़ी गाड़ियों का मूवमेंट शुरू हो गया है। पूरी पुलिस सिक्योरिटी का कॉर्डन ऑफ है। कल एक पूरा रोड शो का ट्रायल भी हुआ था सिक्योरिटी सुरक्षा के मद्देनजर। और यहाँ पे आप देखिए कि उसके इतर यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनकी यहाँ पे कतार लगी हुई है। जो प्रधानमंत्री जैसे ही आएंगे माल्यार्पण करेंगे, रामधारी सिंह दिनकर जो महान कवि हैं, उनकी स्मृति में ये चौराहा बनाया गया था, उनका माल्यार्पण करके उनका रोड शो शुरू होगा। बाईं तरफ जो शशि कह रहे थे वो बात यहाँ पे नजर आती है। रविशंकर प्रसाद, लल्लन सिंह, संजय गुप्ता, नितिन नवीन और तमाम जो दिग्गज नेता हैं यहाँ पे पटना और बिहार के, वो यहाँ पे हैं। लल्लन सिंह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ जदयू का। जो नीतीश कुमार नहीं मौजूद रहेंगे तो लल्लन सिंह यहाँ पे मौजूद रहेंगे बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में। और काफी जो महिला कार्यकर्ता हैं यहाँ पे भाजपा की, वो भी यहाँ पे हैं। और एक तरीके से
काफी एक्साइटमेंट है। यहाँ पे अब आप देखें तो पूरा जो इलाका है, जाहिर तौर पे एक तरफ बांकीपुर जिस तरह से शशि बता रहे थे और दूसरी तरफ कुमरार, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के बीच से ये सड़क गुजरती, ये इलाका वही इलाका है और ये वो इलाका भी है जहाँ रामधारी सिंह दिनकर का घर था, वो इलाका भी है जहाँ शत्रुघ्न सिन्हा रहते हैं और तमाम कवि से लेके तमाम दिग्गज नेता इसी रिहायशी शहरी क्षेत्र में रहते हैं। तो एक तरीके से बहुत कोशिश है एक मजबूत संदेश देने की, उन इलाकों से ये गुजरेगा जहाँ पे काफी भीड़भाड़ भी रहती है और सुबुगाहट तेज हो गई है। देखिए नितिन नवीन बात कर रहे हैं ललन सिंह से और रविशंकर प्रसाद से, और आप देखें तो मीडिया कैवलकेड जो मीडिया वैन है उसमें अनिल बलूनी जो मीडिया इंचार्ज है, प्रभारी है, वो मौजूद हैं। किस तरीके से पूरा ये एक मैसेजिंग पूरे बिहार में जानी है, जो तमाम मैनिफेस्टो से लेकर तमाम चीजें हैं उनको लेकर भी जगह जगह पोस्टर्स और बैनर्स पूरे लगाए गए हैं। तो सारी एड़ी चोटी का जोर यहाँ पे एनडीए ने लगा दिया है और अब उनके जो सबसे बड़ी सियासी सूरमा है वो बिहार की राजधानी में उतरे हैं, तो जाहिर तौर पे एनडीए को लगता है उसका असर होगा। शशि भूषण भी हैं, मौसमी भी हैं और तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं। 5:30 बजे का वक्त था जब ये रोड शो शुरू होना है और ये लगभग समय हो गया। अब किसी भी वक्त ये काफिला जो है वो आगे बढ़ेगा, हम तो तस्वीरें भी रखेंगे। शशि भूषण, हमने देखा किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से बहुत सारी तैयारियां की गई हैं। जैसे 2 बजे से करीब 7 बजे तक ये कहा गया है कि ट्रैफिक आम लोगों के लिए उस तरह से बंद कर दिया जाए, जाम की समस्या ना हो। लेकिन जब ट्रायल हुआ तो तुमने काफी जाम जैसे हालात वहां पर देखे थे, उससे निपटने की क्या प्रयास, सुरक्षा के लिहाज से क्या स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए अर्पिता, पटना जिला प्रशासन ने पहले ही ये बता दिया था आम लोगों को कि प्रधानमंत्री का जो रोड शो है 1.25 किलोमीटर के स्ट्रेच में, उस रोड शो को लेकर के कई सड़कें बंद रहेंगी। आज दोपहर 2 बजे से ही तमाम वो सड़कें जो दिनकर गोलंबर से मैकडोवल गोलंबर और मैकडोवल गोलंबर से नाला रोड, मछुआ टोली से आने वाली सड़क जो खेतान मार्केट की तरफ आती है, हथुआ मार्केट की तरफ आती है या फिर बाकरगंज की तरफ आती है, जिसके मुहाने पे हम खड़े हैं जहां रोड शो आके खत्म होगा, इन तमाम सड़कों पर यातायात को बंद कर दिया गया था। मरीन ड्राइव जो पटना का जेपी गंगा पथ है वहाँ पर भी ट्रैफिक बाधित रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जब रोड शो खत्म करेंगे तो यहाँ से सीधे निकल करके वो एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट यानी जो पटना का गोलघर है, प्रसिद्ध गोलघर, उसके बगल से जो सड़क जुड़ती है जेपी गंगा पथ पे, उससे होते हुए वो पटना सिटी चले जाएंगे। पटना सिटी यानी पटना साहिब गुरुद्वारे जाकर के वो वहाँ मत्था टेकने वाले हैं। सबसे दिलचस्प जो बात है वो ये अर्पिता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में तीसरा रोड शो होगा और ये रोड शो महज 1.5 साल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ये तीसरा रोड शो जो 12 मई 2024 की तारीख थी, उस दिन नीतीश कुमार के साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान रोड शो किया था। तब पटना साहिब के उम्मीदवार और जो पाटलिपुत्रा के उम्मीदवार रामकृपाल यादव और रविशंकर प्रसाद दोनों भी वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद पिछले दिनों हमने देखा जब पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ तो उस दिन भी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था, लेकिन वो रोड शो जो था वो रोड शो पटना के उस इलाके में था जिसको एक तरह से लुटियन जोन्स कहा जाता है, बेली रोड का इलाका, जहां अधिकारियों के, मंत्रियों के, विधायकों के बंगले हैं, आवास हैं। तो बहुत क्राउड वाली जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग वहां पर अच्छी खासी अपीयरेंस में, चूंकि चुनाव का माहौल नहीं था तो लोगों की मौजूदगी रही। लेकिन इस बार पहली दफे ऐसा हो रहा है कि विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पटना के अंदर रोड शो कर रहे हैं और एक नई लकीर खींचने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी उनके रोड शो के जरिए कर रही है। प्रधानमंत्री ने अब तक जो भी रैलियां की हैं अर्पिता, उनमें बहुत नए तरह का अप्रोच उन्होंने दिखाया है। प्रधानमंत्री को हम तब से देख रहे हैं चुनावी रैलियां करते हुए नरेंद्र मोदी को, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब अब विधानसभा चुनाव में उनकी रैलियां हो रही हैं तो एक नया मूव दिखता है कि वो जब संबोधन खत्म करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आपके बीच आ रहा हूं। मतलब
बिहारियों के बीच आ रहा हूं, जो उनकी जनसभा में उनको सुनने आते हैं, उनके बीच जाने की बात करते हैं। और जो पूरा एक सिस्टम हमने देखा है पिछले कुछ जनसभाओं में बिहार के अंदर, जो प्रधानमंत्री का रूट होता है मंच पर जाने का चुनावी रैलियों में, वो जनता के बीच से होकर बनाया हुआ जाता है। नीतीश कुमार को कई दफे आपने भी देखा होगा, दर्शकों ने भी देखा होगा, जब वो मंच पर जाते हैं तो नीतीश उनके साथ जरा जल्दी से एक बार मौसमी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि मौसमी देखिए 5:30 बजे का समय था, अब समय हो भी गया है। जरा वहां से आप तस्वीरें दिखा पाइए, कितनी देर में रोड शो और क्या हलचल देख रही हैं आप कुछ? बिल्कुल, देखिए अभी तो पूरी तैयारी है और एक तरीके से जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, मुझे लगता है कि यहाँ का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मैं कैमरा पर्सन अंकित को बोलूंगी कि जरा ये पूरी सड़क दिखाएं, जो शुरुआती स्ट्रेच है रोड शो का, वो हम आपको अर्पिता दिखाते हैं कि किस तरीके से दिनकर गोलंबर से होते हुए, नाला रोड होते हुए, ठाकुरबाड़ी रोड होते हुए, बारीपात, बाकरगंज और उसके बाद उद्योग भवन जो ये पहुंचेगा। देखिए माइक पे लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, कहीं बालकनियों में बीजेपी के झंडे आपको नजर आ जाएंगे और यहाँ पे लगातार जो मंत्री हैं यहाँ के, बिहार के मंत्री हों या जो कैंडिडेट्स हैं, नितिन नवीन है, उनके खिलाफ रेखा गुप्ता खड़ी है, महागठबंधन के कैंडिडेट, वहीं संजय गुप्ता के खिलाफ जन स्वराज के केसी सिन्हा उनको काफी टक्कर दे रहे हैं, टक्कर का मुकाबला माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जब यहाँ उनके इलाके से, उनके विधानसभा क्षेत्र से ये निकालते हैं रोड शो, तो उसका किस तरीके का असर होगा, जाहिर है बीजेपी ने इसका भी आंकलन किया होगा। और देखिए रामधारी सिंह दिनकर साहब की एक कविता मुझे बार बार याद आती है, जिस तरीके से कई बारी चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उन्होंने दिनकर साहब को कोट किया है। तो दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार, मन के ऊंचे भाव की तन में शक्ति, विजय अपार। तो कुछ इस तरह से जो के कवि थे रामधारी सिंह दिनकर, और उनकी जो मान्यता है, उनके लिए जो जगह है बिहार की जनता के दिल में, वो बहुत ज्यादा मान सम्मान है। तो संकेतात्मक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे, तो एक तरीके से ये बताने की कोशिश है कि जो एनडीए सरकार है बिहार में, वो बिहार की अस्मियता, बिहार के मान सम्मान का ध्यान रखेगी, क्योंकि विपक्ष लगातार इसको भुनाने की कोशिश कर रहा है। लगातार तेजस्वी कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगेगी गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो कहीं ना कहीं वो संदेश जो है मायने रखता है और उसका पलटवार भी मायने रखता है। यही वजह है कि रामधारी सिंह दिनकर चौराहे से, दिनकर गोलंबर से ये पूरा काफिला अब शुरू होगा। प्रधानमंत्री की जो कैवलकेड है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे प्रधानमंत्री ऊपर रहेंगे, साथ में ही उनके जो अहम चेहरे हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हैं, वो भी मौजूद होंगे। संजय गुप्ता हो या नितिन नवीन हो, जाहिर तौर पे लल्लन सिंह एक एकजुटता का संदेश। हमने देखा था कैसे एक लाल जीप की एक जीप में किस तरीके से पायलट और को पायलट राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। तो यहाँ पे एक गाड़ी में सवार होने के भी अर्पिता कई संदेश होते हैं, एकजुटता का भी संदेश होता है। और जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री के रोड शो में एक बात तो तय है कि काफी घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि काफी धीरे धीरे ये काफिला गुजरता है अर्पिता, तो काफी समय लगेगा। और ट्रैफिक के भी पूरा एक तरीके से कह लिए कि चक्का जाम हो गया है पटना, ट्रैफिक के काफी डाइवर्जन हैं और एक तरीके से यहाँ पे बंदोबस्त किए गए हैं। मौसमी, क्योंकि ये भी खबरें आ रही थी कि लल्लन सिंह तो होंगे शायद उनके साथ, प्रधानमंत्री के साथ, और जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि ये पूरे 14 विधानसभा हैं इस रोड के माध्यम से, रोड शो के माध्यम से, जिनको साधने की कोशिश है, एक एक करके सारे उम्मीदवार भी वहां पर सवार होंगे प्रधानमंत्री के साथ। मौसमी, शायद मौसमी तक आवाज नहीं पहुंच रही। शशि, यही सवाल मेरा आपसे, शशि भूषण। जी एक बार सवाल दोहराएंगे अर्पिता? प्रधानमंत्री जो हैं वो 14 विधानसभा साधने की यहाँ पर देखिए कोशिश कर रहे हैं। खबरें हैं कि लल्लन सिंह तो हैं ही साथ में, उसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं वो भी एक एक करके इस रोड शो में धीरे धीरे शामिल होंगे प्रधानमंत्री के साथ।
मैसेज बड़ा है और साफ। बिल्कुल, देखिए जो हमारी जानकारी है, अब थोड़ी देर का वक्त है तो हम पक्के तौर पे तो कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने पीएम के रोड शो को लेकर के जो तैयारियां की हैं, एक पीएम की अपनी गाड़ी होगी जिसमें वो सवार होंगे और इसके अलावा प्रत्याशियों की एक दूसरी गाड़ी भी हो सकती है। चंद मिनटों का इंतजार है, वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन पटना, राजधानी पटना चूंकि शहरी इलाका है अर्पिता, तो उस दौर में जब लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का शासनकाल हुआ करता था 90 के दौर से लेकर 2005 तक के दौर में भी हमने देखा है पटना की शहरी सीट पे भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करने में बहुत कठिनाई नहीं होती थी। ये वो इलाका है जहां कुम्हरार से कभी सुशील कुमार मोदी विधायक हुआ करते थे, डिप्टी सीएम बने बाद में वो। ये वो इलाका है जहां से कभी दीघा विधानसभा क्षेत्र से नवीन किशोर सिन्हा विधायक हुआ करते थे, जिनके बेटे नितिन नवीन अभी बांकीपुर से विधायक हैं। और बहुत मजबूत सीटें इसलिए बीजेपी के लिहाज से क्योंकि शहरी क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी ने भले ही आज के दौर में ये मिथक तोड़ दिया हो कि वो शहरी वोटर्स की पार्टी है, लेकिन एक दौर था जब ये कहा जाता था कि बीजेपी शहरी सीटों पर ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करती है, एजुकेटेड तबके के बीच और जो व्यापारी वर्ग है उसके बीच की पार्टी मानी जाती थी। लेकिन बाद के दौर में ये मिथक कोई अपडेट हो अगर जल्दी से आप इशारा कीजिएगा अगर वहां से रोड शो शुरू हो। जी मैं इशारा करूंगी। ठीक है शशि भूषण, ये भी दिलचस्प है क्योंकि देखिए जैसे हम 14 विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं जिनका असर रहेगा, अब चर्चा में अनंत सिंह हैं, मोकामा सीट भी यहीं से है, और ऐसे में ये कितना असर डालेगी? जी देखिए, चूंकि आपने अनंत सिंह की और मोकामा की चर्चा की है अर्पिता, तो ये बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि कल रात तक, मतलब बीती रात तक की परिस्थितियां थोड़ी दूसरी थी। मोकामा में जो हिंसा की घटना हुई, मैंने 2 दिन वहां लगातार ग्राउंड रिपोर्ट की। उसके बाद जंगल राज को लेकर के जो काउंटर बीजेपी करती है आरजेडी पे या कांग्रेस पे, वो काउंटर थोड़ा कहीं ना कहीं दरक रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो घटना हुई दुलारचंद यादव की जिस तरह से हत्या हुई, उसके बाद अनंत सिंह पर अगर आरोप लग रहे हैं तो अनंत सिंह के ऊपर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। लेकिन मौसमी कुछ इशारा कर रही है, जल्दी से उनके पास चलते हैं। शशि भूषण बात कंप्लीट कीजिएगा आप। मौसमी जी अर्पिता, कोशिश है कि प्रधानमंत्री की पहली झलक हम लोग आज तक के दर्शकों को दिखाएं। तो अभी गाड़ियों का जो काफिला है आने का सिलसिला शुरू हो गया है और ये देखिए आप एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं, पायलट कार्स हैं प्रधानमंत्री के काफिले में, वो आ रही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली झलक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं दिनकर गोलंबर। यहाँ पे लगातार रैलियां उन्होंने आरा में और जगह जगह रैलियां करके प्रधानमंत्री अब दिनकर गोलंबर पहुंच गए हैं। आते ही हम लोग ने आपको तस्वीर दिखाई और जाहिर तौर पे काफी हेक्टिक शेड्यूल प्रधानमंत्री का पूरे बिहार के सियासी चुनावी समर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से जो मास्टर ब्लास्टर हैं वो आप तस्वीर देख सकते हैं। कैमरे पे हमारे कैमरा पर्सन अंकित आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जो जनता खड़ी है बालकनियों में, उनको देख के हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री, और उसके बाद जो नेता हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये सब जो संगठन में जुड़े लोग हैं बीजेपी के, उनसे मिलते हैं। देखिए गमछा भी लगाए हुए हैं। तो ये सब पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से यहाँ पे पटना में मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज काफी तेज और तीखा प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर किया। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार जो डबल इंजन की सरकार है वो विकास के पथ पे चल रही है और बिहार की जनता का आशीर्वाद चाहिए। यहाँ पे महिला कार्यकर्ताओं से मिलते हुए और उसके बाद यहाँ पे कोई पैर छूने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोक रहे हैं प्रधानमंत्री। और इस मुलाकात के बाद एक कुछ 1.5 किलोमीटर के रोड शो का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। रामधारी सिंह दिनकर महान कवि, उन पर पुष्पांजलि प्रधानमंत्री अर्पित करेंगे। पर यहाँ लल्लन सिंह, रविशंकर प्रसाद, नितिन नवीन,
जो कि कैंडिडेट हैं बांकीपुर से, संजय गुप्ता दीघा से भी जो कैंडिडेट हैं वो भी साथ में जुड़ेंगे। पटना शहर के जो तमाम कैंडिडेट हैं वो दो दो करके साथ में सवार रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बढ़ रहे हैं प्रतिमा की ओर, रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा की ओर प्रधानमंत्री बढ़ते हुए, और अपने आप में जो संदेश दिनकर साहब ने अपनी पंक्तियों से दिया वो कहीं ना कहीं एक तरीके से स्वर्ण अक्षरों में उनकी कविताएं गिनी गई और जनता के मन में उन्होंने घर किया, चाहे वो समाज के भेदभाव को लेके हो या व्यक्ति के व्यवहार को लेके हो। दिनकर साहब ने कहा था कि ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिनकर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए जनता का अभिनंदन स्वीकार करते हुए अब निकलने वाले हैं दिनकर गोलंबर से, और सवार होंगे वो उस गाड़ी में जो काफिला रोड शो, एक बार फिर से 2024 का रोड शो याद आता है, वाराणसी का रोड शो याद आता है, कैसे एक तरीके से प्रधानमंत्री का जो प्रेजेंस है उनका जो प्रचार रहा है, कहीं ना कहीं जो मोदी कार्ड है वो बीजेपी के लिए एक बहुत तुरुप का इक्का रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ पे मीडिया की ओर भी अभिनंदन करते हुए, और उसके बाद अब उनका काफिला आगे बढ़ेगा और यहाँ मंत्रों का उच्चारण शुरू हो गया है। जगह जगह मंच बने हैं जहाँ पे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आयोजन किया गया है, और देखना होगा कि कौन कौन इस पूरे काफिले में सवार होगा। कि ललन सिंह काफिले में आगे बढ़ रहे हैं और रविशंकर प्रसाद प्रधानमंत्री आगे बैठेंगे और लोग जो है। ठीक है, और मौसमी आप रहिए जरा साथ, ये तस्वीरें भी हम दिखाते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और अब थोड़ी देर में रोड शो की एक तरीके से शुरुआत भी हो जाएगी, वो तस्वीरें लेकर भी लौटेंगे।